So our topic is free consent. First of all, we'll understand what is consent. Two persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. मतलब जब दो कोई पार्टीज एग्री करती हैं कॉन्ट्रैक्ट की और आपस में वो एक ही चीज को और ठीक तरीके से समझ रही होती हैं, तो दैट मीन्स दे हैव अ फ्री कंसेंट और जेन्युइन कंसेंट. अगर जेन्युइन कंसेंट एब्सेंट हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है? द इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इज दैट एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एंड इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ऐसा एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता, मे बी वॉइडेबल हो एट सर्टेन सिचुएशंस, लेकिन वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती. फॉर एग्जांपल, X has one Alto and one Core. He wants to sell his Core car. Y does not know that X has two cars, so Y offers to buy X's Alto. Y जो है वो ये समझ रहा है कि मैं ऑल्टो जो है वो खरीद रहा हूं, लेकिन उसका Y का X का मतलब है कि वो कोरे बेच रहा है. तो ये कंफ्यूजन हो गई है, ये कंसेंट फ्री नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग, which is why consent is not free. Now mainly अगर ये 5 चीजें एब्सेंट हों तो कंसेंट जो है वो जेन्युइन एंड फ्री होती है, और अगर इन 5 में से किसी भी चीज की प्रेजेंस हो तो जो कंसेंट है वो फ्री या जेन्युइन नहीं होती और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वैलिड नहीं रहता. हम इन सब के बारे में एक एक के बारे में बात करते हैं डिटेल में, स्टार्टिंग फ्रॉम कोर्जन. कोर्जन एक्चुअली किसी भी फोर्स का यूज करना या ऐसी फोर्स को यूज करने के लिए थ्रेट करना किसी को. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा एक्ट कमिट करना जो पाकिस्तानी पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है. सो आप किसी को गन पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, इट इज कोर्जन. आप किसी को मारपीट करके कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, इट इज कोर्जन. आप किसी को धमकी लगाते हो, कुछ चीज की थ्रेट करते हो, अबडक्शन की थ्रेट करते हो, या किसी भी प्रॉपर्टी को इंजर करने की या प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने की थ्रेट करते हो या कर लेते हो, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कोर्जन में आती हैं. किसी किस्म की भी फोर्स यूज करना या उस फोर्स को यूज करने के लिए थ्रेट करना इज कोर्जन. और इस तरीके से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो वो फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट से नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, A beats B and compels him to sell his bike for ₹20,000. This beating is not allowed. It is a criminal act. Here, B's consent has been obtained by coercion because beating someone is an offense under the Pakistani Penal Code. Then, coercion may be exercised from any person and may be directed against any person. इसका सिंपल मतलब ये है कि दो लोग जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये इसके साथ कोर्जन कर रहा हो और या ये इसके साथ कोर्जन कर रहा हो. दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, बट द पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर कि एक एफ बंदा विच इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वो बी के साथ कोर्जन कर रहा है, और एफ जो है हु इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डूइंग कोर्जन विद सम अदर पर्सन which is E. ये भी अलाउड नहीं है, बट ये पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी जो है वो कोर्जन कर रही हो या थर्ड पार्टी पे कोर्जन किया जा रहा हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप ये देखें,
A threats to kill C. Who's C? C is B's daughter. लेकिन कंपेयर वो कर रहा है कि B जो है वो मुझे घर सेल कर दे. If B refuses to sell his house to A. So here the A is threatening C, but the contract is happening between A and B. So that means ये किसी स्ट्रेंजर पे या किसी एक थर्ड पार्टी पे भी किया जा सकता है और बाय अ थर्ड पार्टी भी किया जा सकता है. इफेक्ट ऑफ कोर्जन मींस कि अगर कोर्जन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था. वॉइडेबल मींस दैट इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड. जिसके साथ भी कोर्जन हुई है और उसकी कंसेंट ऑब्टेन की गई है विद कोर्जन, उसकी ऑप्शन पे ये वॉइडेबल होएगा. अगर वो चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कंटिन्यू कर ले, अगर वो चाहता है तो वो डिसकंटिन्यू कर सकता है. देन वी हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस. पहली बात इसकी डेफिनेशन. अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस sitting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other person and uses this position to obtain unfair advantage over other. ज़्यादातर क्या होता है कि आपका for example father है and son है. So father is in a position to dominate the will of son, or you can say teacher and student. So teacher is in a position to dominate the will of the student, or you can say your lawyer and client. So ये जो है ये कुछ we'll talk about these relationships, but इस तरीके से ये positions होती हैं जिसमें आप will को dominate कर सकते हैं. So a contract is said to be induced by undue influence where relation between the parties are such that one of them is in a position to dominate the will of the other person and also uses this position. So एक तो वो position होना और दूसरा उसका use करना, both are important. अगर ये दोनों चीजें हुई हैं तो आप कहेंगे कि उसकी consent जो है वो undue influence से आई है. Nature of relationship. A person is in a position to dominate the will of the other person where someone holds a real or apparent authority over the other, for example, parent and child, and they might stand in fiduciary relationship to the other, for example, agent and principal, employer and employee, ward and guardian, customer and bank, client and attorney, patient and doctor. So these can be some of the fiduciary relationships जिनके पास ये influence की position हो सकती है. And makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of age, illness or mental or bodily distress. For example, medical attendant and patient. Normally जो मेडिकल अटेंडेंट होता है पेशेंट ने इसको हायर किया होता है, बट यहां सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. मेडिकल अटेंडेंट पे पेशेंट डिपेंडेंट होता है. मेडिकल अटेंडेंट इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द पेशेंट. इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इज द सेम, दैट इट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड. तो जिसके साथ भी अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है उसकी ऑप्शन पे ये वॉइडेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज बर्डन ऑफ प्रूफ. इसको ओनस ऑफ प्रूफ भी कहते हैं. बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि किसने प्रूफ करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है. अगर केस जो है वो आपका कोर्ट में जाता है तो हु इज गोइंग टू बी बेयरिंग दिस बर्डन ऑफ प्रूफ? So burden of proof is on the party who was in a position to dominate the will of the other party, but not in all cases. So generally it is the person, for example father and son अगर हैं
तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन फादर कि इसने प्रूव करना है. बट हो सकता है कि किसी सिचुएशन में जो है वो किसी दूसरे को भी शायद बर्डन ऑफ प्रूफ मिल जाए, वो कोर्ट्स डिसाइड करके बता देती हैं. नाउ कौन सी ऐसी रिलेशनशिप्स हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि उनके पास ऐसी अथॉरिटी है that they can dominate the will of the other person, and some of them are mentioned here: father and son, guardian and ward, employer and employee, trustee and beneficiary, teacher and student, doctor and patient, solicitor and client. So these are some of the relationships जिनको आप कह सकते हैं कि they have a position जिसमें वो डोमिनेट कर सकते हैं विल ऑफ द अदर पर्सन. फादर जो है वो गार्डियन वार्ड के साथ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के साथ, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, टीचर एंड स्टूडेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट. बट एट द सेम टाइम देयर आर सम रिलेशनशिप्स जिसको आप क्लेम नहीं कर सकते. इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट अ पर्सन इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन. फॉर एग्जांपल, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, किराएदार एंड उसका मालिक मकान, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ ईच अदर. और लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट को अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. क्रेडिटर एंड डेटर, किसी ने अगर क्रेडिट आपसे लिया हुआ है तो आप उसकी विल को डोमिनेट नहीं कर सकते. हस्बैंड एंड वाइफ, मोस्ट मिसअंडरस्टूड में भी वो जो इसकी प्रिजम्पशन है. So they are also on the same footing. तो इसमें ये नहीं आप कह सकते कि हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड की विल को डोमिनेट कर सकता है. So ये ऐसे कुछ रिलेशनशिप्स हैं जिसमें ये क्लेम करना ठीक नहीं होता. Some differences between coercion and undue influence. मोस्टली तो हमने कवर कर ली है डेफिनेशन वगैरह में. coercion में एक्चुअली कोई ना कोई फोर्स यूज हो रही होती है जो कि पाकिस्तानी पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, या अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग कर रहे होते हो आप. बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप क्या कर रहे होते हो, आप अपनी पोजीशन टू डोमिनेट द विल यूज कर रहे होते हो टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन. एंड यहां कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग थ्रेट और एन ऑफेंस. या तो वो ऑफेंस कमिट करते हो या उसका थ्रेट करते हो. यहां कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डोमिनेटिंग द विल. तो वहां फोर्स यूज होती है, यहां डोमिनेशन यूज होती है. इट इन्वॉल्व्स मोस्टली फिजिकल प्रेशर, बट दिस इन्वॉल्व्स मॉरल प्रेशर. जिसमें फिजिकल प्रेशर नहीं होता अनड्यू इन्फ्लुएंस में, लेकिन कोर्जन में फिजिकल प्रेशर होता है. कोर्जन में रिलेशनशिप्स हों या ना हो मैटर नहीं करता, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए पार्टीज मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर अंडर सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. एंड देन रीजन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेल अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ द पोजीशन. तो यहां कंपेल कर रहे होते हो, यहां जो है वो अनफेयर एडवांटेज, कंसेंट ऑब्टेन कर रहे होते हो और उसका एडवांटेज ले रहे होते हो. देन कोर्जन में क्रिमिनल लायबिलिटी होती है. आपने कोई ना कोई साथ क्राइम भी किया होता है. अगर आपने गन पॉइंट पे किसी को कॉन्ट्रैक्ट करवाया है या अदरवाइज या थ्रेट किया है या इंजर किया है, तो दैट इज अ क्रिमिनल लायबिलिटी. अगर आपको सिविल और उसका याद हो, सिविल एंड जो क्रिमिनल लॉ का हमारा डिफरेंस था, यहां क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती, मे बी सिविल लायबिलिटी आती हो. कोर्जन may be employed on a person other than the party whose consent is desired, for instance, somebody's son. But undue influence is applied directly to that person. तो ये by stranger नहीं हो सकता, ये directly by those relationships ही हो सकता है. By whom? This can be done by anyone, even a stranger. But this is only exercised by the party to the contract and not by the stranger, because इसमें relationship का होना लाजमी है. Onus of proof or burden of proof. The onus of proof is on the party who wants to relieve himself of the consequences of coercion.
तो यूजुअली यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कंप्लेनेंट होता है जिससे कोर्जन की जाती है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, बिकॉज उसने प्रूफ करना होता है कि कोर्जन हुई है। बट यहाँ क्या होता है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पर्सन, बट अगेन नॉट इन ऑल केसेस, मोस्टली ये होता है। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, अगर कोई बेनिफिट जो है वो मूव कर गए हों कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो उसमें क्या होता है, द अग्रीव्ड पार्टी हैज टू रिस्टोर द बेनिफिट्स रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है, फॉर एग्जांपल ए है और बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है और ए ने बी को लेट से 100 रुपीज एडवांस में जमा करवा दिया। अब बी कंप्लेन ये करता है मेरे साथ कोर्जन हुई है और मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट में फ्री विल नहीं थी। अगर बी ये बात करता है तो बी को ये 100 रुपीज जो बेनिफिट मूव हुआ है ये पहले वापस करना पड़ेगा, फिर वो कंप्लेन कर सकता है। ये नहीं है कि 100 रुपीज पास रखे और कंप्लेन कर ले। But in the undue influence, the party avoiding the contract may or may not restore benefits. So अगर A and B का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 100 रुपीज एक्सचेंज हुए हैं और B जो है वो कंप्लेन करता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, तो हो सकता है कोर्ट डिसाइड करेगी कि 100 रुपीज वापस करना है या नहीं करना। So ये लॉ ने कुछ लिमिट्स डिफाइन की हुई है। Then fraud is the third type through which your consent may or may not be free. Fraud में mainly जो main element involved है, that is intention to deceive the other party by the party to a contract or with the agreement or by his agent. Actually क्या है, अगर आपने किसी को फ्रॉड किया है, इसका मतलब है आपने जानबूझ के नोइंगली उसको कोई गलत स्टेटमेंट बताई है जिसकी वजह से वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स टू बी लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स representing them to be imported goods and charging higher prices. It amounts to fraud. Locally manufactured है, लेकिन हो सकता है उस पर आपने स्टिकर लगा दिया है कि these are imported and then you're charging higher price. So that is a fraud. But fraud में active concealment भी आ जाती है। Active concealment का मतलब ये है कि जानबूझ के किसी मटीरियल फैक्ट को छुपाना। The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, such as where steps are taken by the seller concealing some material fact so that the buyer, even after reasonable examination, cannot trace the defect, it will amount to fraud. So अगर आपने कोई ऐसी चीज छुपा दी है जानबूझ के क्योंकि नॉर्मली बायर को नहीं पता चल सकता, तो वो भी फ्रॉड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, Z, a furniture dealer, conceals the cracks in furniture sold by him by using some packing material and polishing it in such a way that buyer, even after reasonable investigation, cannot trace the defect. It would amount to फ्रॉड थ्रू एक्टिव कंसीलमेंट। फ्रॉड तो होगा बट फ्रॉड का रीजन जो होगा वो एक्टिव कंसीलमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, आप घर बेच रहे हैं और घर में क्रैक्स हैं, आप क्रैक्स को पेंट कर देते हैं और रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन कोई आगे कर भी लेता है तो उसको फिर भी पता नहीं चल सकता। तो ऐसा जो सेल एंड परचेज होती है, दैट इज बेस्ड ऑन फ्रॉड। देन वी हैव सम एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड। Party to a contract, false representation, representation to fact, actually deceived and suffered loss. First of all, जो fraud हो रहा है वो the fraud must be committed by a party to the contract, को थर्ड बंदे से ना किया हो, by anyone with his conveyance or by his agent. तो एक तो पहली बात तो ये है कि A और B जो है अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रॉड ए ने बी के साथ या बी ने ए के साथ किया हो और ए का एजेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप एक रिटेल स्टोर में जाते हैं तो रिटेल स्टोर में जो एक्चुअली ओनरशिप होती है वो तो किसी और की होती है, लेकिन आगे आपने सेलमैन बैठाया होता है। तो सेलमैन
जब एक कस्टमर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और अगर सेलमैन कोई फ्रॉड करता है तो फिर ठीक है, मालिक तो ये है, बट मालिक का ये एजेंट है तो ये कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो यस दिस विल बी फ्रॉड, बट नॉर्मली इट इज डन बाय द पार्टी हु इज इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बात फ्रॉड में आप क्लेम कर रहे हैं कि इस बात की वजह से मुझे लगता है कि फ्रॉड हुआ है, वो वाकई ही फॉल्स बात हो, इट मीन्स दैट अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इज मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सहुड। क्योंकि अगर वो फॉल्स बात है और बंदे को नॉलेज नहीं है, मतलब अनइंटेंशनली कर रहा है, तो फिर वो फ्रॉड नहीं होगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। और दूसरा, वो जो स्टेटमेंट जो भी कह रहा है वो वाकई फॉल्स हो तो तब फ्रॉड होगा। नाउ representation as to fact, a mere opinion does not amount to fraud. अगर आप इससे कोई बात कर रहे हो और आप कहते हो कि मेरे ख्याल में ऐसे होता है, आई थिंक इट्स अ गुड कार, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रॉब्लम, तो तब तक ये फ्रॉड नहीं है, बिकॉज वो आई थिंक यूज कर रहा है। उसको रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट करनी चाहिए कि हाँ वाकई ही ये बहुत अच्छी गाड़ी है, या वाकई ये बहुत अच्छा पैकेट है, या लैपटॉप है, या जो भी आप डीलिंग कर रहे हो। रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट, देन इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। एक्चुअली एक और यहाँ बात ये है कि कुछ मटीरियल फैक्ट्स होते हैं, तो जो फॉल्स बात की गई है वो किसी मटीरियल फैक्ट के बारे में की गई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर जाते हो और एक्चुअली आपने कार का कॉन्ट्रैक्ट करना है खरीदने का या बेचने का, लेकिन वो बंदा आपसे कहता है कि ये घर जो मेरा है ना, ये मैंने खुद बनाया था, बट एक्चुअली वो रेंट पे रह रहा है। तो झूठ तो बोल रहा है वो, बट वो झूठ कार के लिए नहीं बोल रहा, वो अपने घर के लिए बोल रहा है, तो वो एक्चुअली फ्रॉड नहीं होगा अनलेस इट्स अ मटीरियल फैक्ट। वो कहता है कि मैंने कार जो है वो इंपोर्ट की थी बाहर से, जो कि उसने नहीं की होती। एंड देन ऐसी बात हो जिससे एक्चुअली आप डिसीव भी हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स द अदर पर्सन इज मेकिंग अ जोक। फॉर एग्जाम्पल, एक उसके पास गाड़ी है जो 2000 मॉडल की है और बड़ा क्लियर है आपको कि 2000 मॉडल की गाड़ी है। वो कहता है कि आप इसको ऐसे ही समझें जैसे ये 2020 की मॉडल है। अब ये आपको डिसीव करने के लिए नहीं कर रहा, वो वैसे ही बात कर रहा है या सार्कास्टिकली बात कर रहे हैं मजाक में, तो आप उस बात से एक्चुअली डिसीव भी हुए हो। एंड देन आपने लॉस भी सफर किया हो। लॉस सफर करने का मतलब है, फॉर एग्जांपल, आपने एक गाड़ी किसी से खरीदी है जो 900,000 या 9 lakhs की है, तो अब आप क्या करते हो कि इस गाड़ी की मार्केट प्राइस भी जो है वो 9 lakhs ही है और आपने कितने की खरीदी है, 9 lakhs की। अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल लॉस को देखते हुए अगर देखें तो आपको कोई लॉस तो नहीं हो रहा, आप तो फॉरेन मार्केट में उसको 9 लाख की बेच सकते हो, तो देन यू कैन नॉट से कि फ्रॉड हुआ, बिकॉज यू हैव नॉट सफर्ड एनी लॉस। ये कुछ एसेंशियल्स हैं जो फ्रॉड को डिटरमिन करते वक्त आप देखते हो। अगर फ्रॉड से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इट बिकम्स voidable at the option of a party whose consent was obtained by fraud। वो चाहे तो उसको कंटिन्यू कर ले, वो चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू कर ले। Then we have misrepresentation। इसमें और फ्रॉड में जो डिफरेंस है वो है इंटेंशन का। अभी भी जो आप बात कर रहे हो वो गलत ही कर रहे हो और दूसरा बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट यहां आपके पास नीयत आपकी खराब नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की, बट व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट ट्रू। Now, essentials of misrepresentation is party to a contract, false representation, representation as to fact, objective and actually deceived. The first essential is party to a contract. So, the representation must be made by a party to a contract or by anyone with his conveyance or by his agent. The same rule जो हमने fraud के लिए डिस्कस किए।
Thus, the representation by a stranger to the contract does not affect the validity of the contract. So, अगर किसी stranger ने किया है तो वो it will not amount to the misrepresentation. And then जो representation की है वो false होनी चाहिए. Although आपके पास knowledge नहीं था कि वो चीज आप जो बोल रहे हो वो गलत है, but still वो बात जो आपने की है वो at least false होनी चाहिए. Representation as to fact, again material fact हो जिसकी वजह से दूसरा बंदा decision making कर रहा है, उसके बारे में आपने कोई गलत बात की हो. And then आपका objective जो है actually वो induce करना हो दूसरी पार्टी को contract कराने का without intention to deceive. अब यहाँ थोड़ा सा जो difference आ जाता है, fraud में तो आपकी intention है कि दूसरा बंदा deceive हो, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको नॉलेज नहीं था कि जो बात आप कर रहे हो वो ट्रू है या फॉल्स है, बट स्टिल वो बात गलत ही थी. थोड़ा सा इसमें बिजनेस लॉ के हिसाब से एक और चीज देखें कि कई दफा आपको जस्ट टू मेक सेल्स, सेलमैन आपको कोई बात करता है कस्टमर को. फॉर एग्जांपल आप शूज लेने गए हैं और आपने जैसे ही शूज पहने वो कहता है बहुत अच्छे लग रहे हैं शूज. So, ये वो सेल बनाने के लिए शायद आपको कह रहा है. दिस डज नॉट मीन्स कि वो मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड कर रहा है. तो अगर आप इसको कहते हो कि उसने कहा था कि मैं इसमें फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी लग रहा हूं और अब नहीं लग रहा तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, दैट डज नॉट अमाउंट टू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड होने के लिए या मिसरिप्रेजेंटेशन होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बात कही जा रही है वो फॉल्स हो, एग्जैक्टली फॉल्स हो, और उस फॉल्स बात की वजह से आप डिसीजन कर रहे हो. एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में एक और चीज है कि आपने उस गलत बात पे जो है वो एक्चुअली एक्ट भी किया हो. द अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अगेन मटेरियल फैक्ट की बात आ गई कि अगर एक गाड़ी है और वो पेंटेड है, इट इज नॉट अ न्यू कार, एक्सीडेंटेड है, तो क्या आपने वो गाड़ी इसलिए खरीदी है कि वो एक्सीडेंटेड नहीं थी और उसने कहा कि एक्सीडेंटेड नहीं है, तो जो बात उसने की कि आपने वाकई ही उस पर एक्ट किया है और उसी मटीरियल फैक्ट की वजह से आपने अपनी कंसेंट दी है, तो तब वो मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड में आएगी. So, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुए हुए हों, दे आर voidable contracts. And किस तरह voidable? At the option of a party whose consent was so caused. So these are some of the essentials of misrepresentation. Then the last one is known as a mistake. कई दफा मिस्टेक की वजह से आपकी जो कंसेंट है वो फ्री और जेन्युइन नहीं होती. Incorrect belief which leads one party to misunderstand the other party. It takes place where the concerned parties are not fully aware of the terms of the agreement. आप agreement में कुछ terms and conditions लिखते हैं या जो भी चीज डिसाइड कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ चीज कोई एक पार्टी सही नहीं समझ रही होती जिसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है कि जो आप बात कर रहे हो अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट वो फैक्चुअली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. फॉर एग्जाम्पल ए कॉन्ट्रैक्ट्स बी टू सेल हिज कार एंड बोथ थिंक दैट द कार इज इन एज गैराज. द कार इज स्टोलन बिफोर द एग्रीमेंट, देयरफॉर द एग्रीमेंट इज वॉइड. सो कार गैराज में थी बट एग्रीमेंट करने से पहले somehow if it is stolen, चोरी हो गई है, तो ये मिस्टेक है, दोनों को जो पता नहीं चली जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा. ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट. बट मिस्टेक ऑफ लॉ भी कई दफा हो जाती होती है जब आप लॉ को मिसअंडरस्टैंड कर जाए. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी अग्री टू सेल अ मेडिसिन टू बी हु इज अ फॉरेन नेशनल. तो अगर उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब उस टाइम पे किसी भी एक कंट्री के लॉ ने उस
मेडिसिन को परचेज या सेल करने से बैन कर दिया है तो इनको नहीं पता चला, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ इनसे हो गई है, लॉ को समझने में मिस्टेक हो गई है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही नहीं हो सकता। सो 5 चीजें हमने पढ़ी जिनकी वजह से हमारी फ्री एंड जेन्युइन कॉन्सेंट नहीं हो सकती: कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड देन एट द एंड मिस्टेक। ये फ्री कंसेंट का हमारा पूरा चैप्टर है और इसमें जो चीजें हैं वो सारी ये वाली